बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट, डियर मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। कैसे हैं आप लोग? अच्छा डियर मेंबर्स, हम लोग पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, पास्ट पेपर्स को, और वो सॉल्व भी इस तरह कर रहे हैं कि मैं खुद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि जो आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, जिसमें आप रह गए थे, जिसमें आप कामयाब नहीं हो सके थे, तो आप अपनी अटेम्प्ट को मेरी अटेम्प्ट से कंपेयर करें और अपनी खामियों से सीखें, ताकि अब जब वो एग्जाम आए तो आपको किसी किस्म का कोई पछतावा ना हो और आप उस एग्जाम को अच्छी तरह से क्लियर कर लें। और इसके अलावा ये है कि मेरा ये मानना है कि सिस्टम में कोई इशू नहीं है, आपके लिए इतनी वैकेंसीज हैं, यकीन जानिए कि एक जस्टिस साहब से बात हुई तो ऑनरेबल जस्टिस साहब का कहना था कि ये जो 28 लोग क्लियर हुए हैं, ये भी हमने धक्के से किए हैं, यानी आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग मेहनत नहीं करते। तो मेरा ये कहना है, यानी मेरा ये मानना है कि आप लोगों को वो गाइडलाइन नहीं मिलती जिसकी बुनियाद पे आपने तैयारी करनी है। सब बाजारी अकेडमी है, सब बाजारी बुक्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, जो एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की, वो आपको नहीं बताई जाती। तो यही वो वजह है कि एक जज होने के बावजूद मैं आप लोगों को सर्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो पैरामीटर मिल जाए कि जिनकी बुनियाद पे आपने जो है वो स्टडी करनी है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है, और अगर आप में से किसी ने उसको नहीं गो थ्रू किया तो प्लीज वो भी YouTube के ऊपर है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो देखेंगे, ठीक है। मैंने अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये जो चैनल है इसको वो सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि अगर नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होता है तो इजीली आपको जो है वो मिल जाया करे। अच्छा, मैंने आप सब लोगों से कहा भी अपनी अपनी अटेम्प्ट शेयर करो, फिर मैंने वो बैंड के ऊपर एक एक आपके असाइनमेंट पढ़ी और मैंने वो कमेंट भी किया कि आपने क्या गलतियां की हैं। अब आप सब एक दूसरे की मिस्टेक्स को देखें, और अब आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड अटेम्प्ट करना है उसमें ये मिस्टेक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन और अदरवाइज जो है, ठीक है। और बाकी चीजें जो है मैं वो साथ के साथ आपको जो है वो बताता चला जाऊंगा। लीजिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो कहता है the limitation imposed on the validity of contracts made by minors make it extremely difficult for young people to make their way in the modern world. Discuss the reasons why the law imposes the limitation and assess the extent to which they need to be revised. ठीक है। अच्छा, मैं ना कोई इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने वो अटेम्प्ट लिया, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जब मैं उसको रीड करूंगा तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, पेपर में जब एक क्वेश्चन आए ना, तो उस क्वेश्चन के बारे में आप क्या किया करें, अपना एक माइंड बनाया करें कि इसके क्वेश्चन के कितने हिस्से हैं और मैंने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे ये देखें, मैंने इसमें जो है वो ये स्टेप 1 में देखें, मैंने उस क्वेश्चन के 3 हिस्से कर दिए हैं। मैंने कहा है कि फर्स्ट जो वो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि द लिमिटेशन इम्पोज ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय माइनर्स मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यंग पीपल टू मेक देयर वे इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एक बात तो वो ये कर रहा है, इसको हम टच करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात वो ये करता है, वो कहता है डिस्कस द reasons why the law imposes the limitation। वो कहता है कि लॉ ने अगर कोई लिमिटेशन इम्पोज की है माइनर के ऊपर, तो वो लिमिटेशन जो है वो इम्पोज करने की रीजन क्या है, ठीक है। और तीसरा वो ये कहता है, वो कहता है assess the extent to which they need to be revised। ये ले जी, ये है इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। अच्छा, उसको सामने रखते हुए मैंने अपने माइंड में एक सिनॉप्सिस, एक आउटलाइन बनाई, क्या कि रेलेवेंट लॉ लिखूंगा, क्रॉस रेफरेंस लिखूंगा, माइनर के बारे में बताऊंगा वो कौन सा होता है, कौन माइनर है। फिर मैंने ये कहा कि मैं ये बताऊंगा कि लिमिटेशन क्या है जो लॉ ने इम्पोज की है। फिर 5वें स्टेप में, 5वें हेडिंग में ये बताऊंगा कि अगर उस लिमिटेशन को वायलेट किया जाता है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। और छठे में मैं ये बताऊंगा
कि वो लिमिटेशन इम्पोज करने की रीजन क्या है, और सातवें में मैं वो बात करूंगा कि वो जो लिमिटेशन है वो इन मॉडर्न इरा माइनर के लिए क्या हार्डशिप क्रिएट कर रही है, और आखिर पे मैं अपनी असेसमेंट दूंगा कि लॉ में किस हद तक जो है वो अमेंडमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन था उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, पेपर में उसके हिस्से कर लेने हैं। अच्छा, आपके असाइनमेंट में ना ये मिस्टेक्स हैं कि आप स्किप कर गए, किसी ने मसलन ये मॉडर्न इरा वाली बात नहीं लिखी, ये अक्सर ने नहीं लिखी, और किसी ने असेसमेंट वाली बात नहीं लिखी। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के तो माइंड में रखना है, और हर हिस्से को आपने वहां पे टच करना है क्योंकि उसके मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो मैंने अटेम्प्ट लिए हम उसके ऊपर जो है वो चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस अटेम्प्ट में मैंने अपने जज्बात पे बड़ा काबू रखा है, मेरे पास भी बड़ा इल्म है लिखने के लिए, लेकिन मैंने बड़ा ही प्रिसाइज लिखा है। और वहां पे अगर आप अपनी एफिशिएंसी दिखाओगे ना कि मैं ये भी लिख दूं, मैं ये भी लिख दूं, मैं ये भी बता दूं, तो आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि वो चेक करने वाले वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, ठीक है, उनका बड़ा तजर्बा होता है और वो इरिटेट होते हैं। उनका ये कहना है कि बाबर साहब, हमें जो सबसे ज्यादा चीज इरिटेट करती है ना वो ये जो है ना अननेसेसरी लेंथ होती है। कभी जवाब एक लाइन का है और आप लोगों ने 70 सफ़े लिखे हुए हैं, तो जो उसने पूछा है वही जवाब दें। आप इस चीज को ना सोचें कि मैं अगर ये लिख दूं तो मेरे नंबर ज्यादा आ जाएंगे और अगर मैं नहीं लिखूंगा तो शायद मुझे फेल कर दे। नहीं, टू दी पॉइंट वहां पे आप लिखें। ये पीपीएससी का एग्जाम नहीं है कि जहां पे लेंथ मांगी जाती है, ये एलएलबी का एग्जाम नहीं है जहां पे हेडिंग्स के साथ लंबा लंबा लिखते हैं। ये हाई कोर्ट के पेपर हैं जहां पे टू दी पॉइंट बात करते हैं। वो एक टेक्निकल चीज आपसे पूछता, आपने सिर्फ उसका जो है वो आपने क्या करना है, जवाब देना है। तो मैंने आपके असाइनमेंट में ये चीज भी देखी है कि आपकी असाइनमेंट्स में अननेसेसरी लेंथ है। अब आप देखिएगा मैंने जो अटेम्प्ट ली है इसमें ये किस हद तक जो है वो लेंथ है। ले जी, शुरू करते हैं हम इसको। क्वेश्चन वो तो हमने देख लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने रेलेवेंट लॉ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्लीज डियर मेंबर्स, देखिए मार्जिन मेरा दोनों तरफ से ये स्कैनर में वो पूरा पेपर नहीं आया। खैर मैं अगर आपको दिखा सकूं, आप देखिए मेरे पेपर में आपको एक मार्जिन नजर आएगा, ठीक है। दोनों साइड्स एक जैसा लिखा हुआ जो है वो आपको नजर आएगा। आपकी असाइनमेंट्स में कुछ में था कुछ में नहीं था। तो शुरू में पेपर को फोल्ड कर लेते हैं, दोनों तरफ से पेपर को फोल्ड कर लेते हैं, वो एक मार्जिन सा लग जाता है। फिर उसके अंदर लेते देखे ना, दोनों तरफ से एक जैसा लिखा हुआ है तो खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपको पता ही ना हो कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ एंड कर रहे हैं तो वो बहुत बुरा लगता है। तो प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने जो मार्जिन है उसके ऊपर आपने जो है वो क्या करना है, फोकस करना है। ले जी, और फिर देखिए मैंने जो है वो अच्छा रेलेवेंट लॉ क्रॉस रेफरेंस में मैंने सेक्शन 3 लिखा है मेजॉरिटी एक्ट का। हु इज ए माइनर। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर वो माइनर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले मैं उसको बताऊं कि माइनर कौन है, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनर कॉमा डाल के सेमीकोलन डाल के डिफाइंड, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट 1875 सेक्शन 3 ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875, a person who is below the age of 18 years and where a guardian of person or property has been appointed by a court, a person below the age of 21 years is called a minor, ठीक है। ले जी, मैंने माइनर को डिफाइन कर दिया। ये आपको भी पता है, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि अगर तो वो जो है वो क्या कहते हैं उसका नेचुरल गार्डियन मौजूद है, ठीक है, तो उस सूरत में तो वो 18 ईयर जो होगी वो उसकी वो मसलन मेजॉरिटी की एज होगी, उससे नीचे वाले को माइनर कहेंगे। और अगर कोर्ट ने उसका गार्डियन मुकर्रर किया है पर्सन या प्रॉपर्टी का, तो उस सूरत में 21 ईयर्स उसकी जो है वो एज होगी, उसको कहेंगे। ले जी, तो अब हम आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है? अ माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। लो जी, ये वो बात जो मैं करने लगा था, ठीक है, कि अब क्या है
अब मैं पढ़ता हूँ, कहता है फर्स्टली सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट parties to a valid contract must be competent, and thereafter section 11 of said act declares that a minor is not a competent party to make the contract। ले जी, मैंने कितना प्रिसाइज करके लिखा है, आप लोगों ने दो दो सफ़े इतनी सी बात के लिए लिखे हुए हैं, मैंने नहीं लिखे, ठीक है। तो यही प्रिसाइजली वहां पे आपने जो है वो चीज़ों को जो है वो आपने लेके चलना है जी। सेक्शन 11 ये कहता है कि माइनर जो है वो कंपिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, consequences of making contact by minor in violation of the limitation। अच्छा, अगर माइनर जो है वो कांटेक्ट कर लेता है, जबकि सेक्शन 11 ये कहता है कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके consequences क्या होंगे। कह रहा whole contract act is silent about the consequences of making a contract by a minor in violation of the limitation imposed by the law। It is not made clear whether the contract will be void or voidable at the option of the minor। Said controversy was settled through a landmark judgment, Mori Bibi versus Dharamdas, according to which an agreement made by a minor will be void ab initio and even the minor will unable to ratify the same on attaining the age of majority। देखें जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि एक माइनर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 11, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, वो वाइड होगा या वाइडेबल होगा, ठीक है। लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट जो है मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास, वो इस चीज को वहां पे ये प्रिंसिपल सेटल किया गया कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, वाइड एब इनिशियो होगा, उसको वो जो है यानी वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो था ही एग्रीमेंट था, वाइड एग्रीमेंट था, ठीक है। तो जो है वो क्या कहते हैं, ये उसके अंदर क्या किया गया था, ये सेटल, और ये प्रिंसिपल अभी तक जो है वो इन है। अब आगे चलें जी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अपना सीक्वेंस याद रखें। सबसे पहले हमने क्या किया जी, हमने रेलेवेंट लॉ देखा, क्रॉस रेफरेंस देखा, हमने माइनर की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने लिमिटेशन देखी क्या है कि माइनर के ऊपर क्या लिमिटेशन इम्पोज की है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कर ही नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसके कंसिक्वेंसेस देखे कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वाइड होगा। अब हम छठी हेडिंग पे चलते हैं। रीजन फॉर इम्पोजिंग लिमिटेशन अंडर माइनर ऑन द माइनर एज टू मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और में से कुछ लोगों ने इस एस्पेक्ट को जो है वो टच किया, जबकि उसने बड़ा कैटेगोरिकली पूछा था कि भाई वो रीजन जो है वो आप बताएं, ठीक है। Mental incapacity of the minor regarding understanding the meaning and effect of the word comprising the contract or transaction is the main reason for imposing the limitation that a minor cannot contract, and if he does so, that agreement will be void in the eye of law। जी क्लियर हो गया कि उसकी मेंटल इनकैपेसिटी है कि वो चीज़ों को नहीं समझता, वो इन चीज़ों को नहीं समझता कि क्या राइट्स और क्या एंड क्या ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट होंगी जो कि मुझे पूरी करनी होंगी। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से वो लैंडमार्क जजमेंट में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो माइनर की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड एब इनिशियो होगा। होप कि आप लोगों को मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। इन अदर वर्ड्स, usually a minor is not mentally mature and his consent as to making of contract may be obtained by dominating his will as to making of contract। जब वो है ही बच्चा, जब वो चीज़ों को समझ ही नहीं रहा, तो आप उसको प्यार मोहब्बत के साथ, चाहे आप उसको कोई कंसिडरेशन पे ना करें, उसका अंगूठा लगवा लें, उसके सिग्नेचर करवा लें, ठीक है, तो वो फ्री कंसेंट तो ना हुआ, वो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया कि आप उसकी जो विल है उसको क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये वो रीजन है जिसकी बुनियाद पे कोर्ट जो है वो लॉ जो है वो क्या करता है कि वो लिमिटेशन जो है वो इम्पोज करता है। मैं एक दफा फिर जो है आपको बताता हूँ कि हमारा जो सीक्वेंस था वो क्या था। सबसे पहले हमने रेलेवेंट लॉ देखा, क्रॉस रेफरेंस देखा, फिर हमने देखा हु इज ए माइनर,
फिर हमने देखा कि माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लिमिटेशन क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। फिर हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि अगर इन वायलेशन ऑफ दैट लिमिटेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वो क्या होगा, वो वाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी रीजन देख ली। अब आगे चले साथ में। लिमिटेशन इज वेरी डियर टू माइनर इन मॉडर्न एरा। आज के दौर में वो जो लिमिटेशन है वो ये था उसका मेन क्वेश्चन। वो उसके लिए बड़ी एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है और बड़ी हार्डशिप क्रिएट हो रही है। किसके लिए? माइनर के लिए। लीजिए हम इसको जरा जो है वो एक नजर देख लेते हैं कि ये क्या है। वो कहता है नाउ अ डे minors are appearing in public life more frequently than ever before. A minor has to travel to get his dresses tailored or cleaned. He has to deal with educational institution and has to purchase so many things for the facility of life and education. अब मेरी बात सुने, ये वो जितने भी काम कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रहा है। वो एक टेलर के पास जाता है, ठीक है, अपने वो सिलाने के लिए कपड़े, या वो कहीं पे क्लीन करवाने के लिए जाता है अपने कपड़े, तो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना जी। या वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके दाखिला ले रहा है तो क्या कर रहा है? उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है ना। या वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए चीजें वो कह रहा है परचेज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है ना। नाउ while performing said acts, minors are frequently making contact with others, and if others will refuse to make contact with minor only because of limitation imposed by law years ago, it will very dear to the minor. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अब अगर वो जो बंदा है जो माइनर से डील कर रहा है वो इस बुनियाद पे रिफ्यूज कर दे कि जाओ भाई वो जो मोरीदास केस है और वो सेक्शन 11 है उसके तहत तुम्हारा मेरा कॉन्टेक्ट ही नहीं हो सकता, ना मैं तुम्हारे कपड़े सीऊंगा, ना मैं इनको साफ करूंगा, ना तुम्हें दाखला मिलेगा, कुछ भी नहीं मिले, तो उसके लिए कितना इशू बनेगा, उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस मॉडर्न इरा में ये जो इंस्ट्रक्शन जो लिमिटेशन इम्पोज की गई है ये उसको सूट नहीं करती। ये वो क्वेश्चन था जो उसने आपसे जो है वो पूछा था, ठीक है, जो कि सालों पहले की थी। So I can say that the limitation imposed on the validity of contract made by minors makes it extremely difficult for young people to make their way in the modern world. Hope कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब आगे चलें, लास्ट हेडिंग है असेसमेंट। अब मैं क्या कहता हूँ कि अब चेंजिंग क्या होनी चाहिए? To what extent the law of limitation be revised? Keeping in view the present need of minors, I can easily say that age of majority should be reduced from 18 years to 14 years because in the modern world a minor gets mental maturity in early age. ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जी वो जो एज है उसको आप चेंज करें, 18 से क्या करें, 14 साल करें। फिर उसके बाद adding to that, a contract made by a minor should be declared voidable at the option of the minor instead of void, so that limitation imposed by the law may become flexible for the minor in present world. क्या मतलब कि at least वो उसको रेक्टिफाई कर सके, माइनर मेजर होने के बाद उसको रेक्टिफाई कर सके। तो ये था क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था, ये बहुत आसान था। और अब आप प्रेजेंटेशन को देख लें और आप जो है वो देखिए मैंने कितना प्रिसाइजली लिखा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने बड़ा खुद पे काबू रख के मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करें एक बात है, माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट वो दूसरी चीज है। जो बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल है। क्या मतलब कि एक माइनर था, मैं उसका गार्डियन था, मैंने कोर्ट से परमिशन लेके उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, तो अब जो वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है माइनर के बिहाफ पे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अब माइनर ये नहीं कह सकता कि जनाब ये जो मेरे बिहाफ पे मेरे गार्डियन ने केस किया था मैं तो माइनर था। आपको डिफरेंस समझ आया दोनों में? लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो नहीं लिखा। फिर आपने वो जो मैंने तो सिंपल ये लिख दिया ना कि कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड
वाइड मीन दैट डज नॉट क्रिएट एनी राइट और ऑब्लिगेशन, लेकिन आपने फिर उसे आगे जो है वो एक्सप्लेन किया आपने, मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसको वो स्टॉपल वाली बात को जो है, फिर आपने एक्सेप्शन की एक्सेप्शंस भी आपने एक्सप्लेन की है कि वो पार्टनरशिप में हो सकता है कि नहीं हो सकता, कंपनी में हो सकता है या नहीं हो सकता, मैंने वो चीज़ें इरेलीवेंट समझी, तो इसलिए मैंने जो है वो नहीं लिखी। आप लिख भी दें तो कोई इशू नहीं अगर आपके पास पेपर में टाइम है, लेकिन कोशिश करें कि प्रीसाइज रहें, टू दी पॉइंट जो है वो रिप्लाई करें। अब मैं वेट करूंगा कि आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि ये जो है आपको किस हद तक इसका जो है वो बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आप मतलब वो बैंड एप्लीकेशन पे नहीं है जहाँ पे हम रोज़ाना स्टडी करते हैं, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करें। फेसबुक पेज पे नहीं है तो उसको ज्वाइन करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।